जब हम किसी प्रोजेक्ट के इम्पोर्टेंट डेटा को किसी एक ही डिवाइस में स्टोर करते हैं तो हमारे मन में एक डर हमेशा रहता है कि अगर वो डिवाइस ही खराब हो जाए तो हमारी इतनी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। और इसी डर के कारण हम उस प्रोजेक्ट की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करके उन्हें अलग अलग जगह स्टोर करते हैं, यानी उसकी बैकअप फाइल क्रिएट करते हैं। अब ये तो हुआ डेटा खो जाने का थ्रेट। इसी तरह का थ्रेट हमारी वेल्थ को भी हो सकता है। अगर आप अपनी वेल्थ को किसी एक ही जगह स्टोर कर दो और अगर वो सोर्स ही बंद हो जाए तो आप क्या करोगे? ऐसी सिचुएशन में आप अपनी सालों से इकट्ठा की हुई वेल्थ को एक ही झटके में खो सकते हैं और इससे आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। ऐसा ही कुछ हुआ था पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स के साथ। जब इस बैंक में स्कैम हुआ था तो उनके डिपॉजिटर्स के लिस्ट में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट की सेविंग, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए जुटा हुआ पैसा या नया घर लेने के लिए जुटा हुआ पैसा इस बैंक में डिपॉजिट किया था। और जब बैंक ही बंद हुई तो उनके सारे पैसे उसमें फंस गए। ऐसे ही कई लोग अपनी जिंदगी की सारी सेविंग्स को किसी हाई रिस्क एसेट क्लास में लगाकर गवा देते हैं और अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल देते हैं। तो क्या है इसका सोल्यूशन? हेलो इन्वेस्टर्स, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है, जिसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ये टेक्निक यूज़ की जाती है हमारी इन्वेस्टमेंट की रिस्क को कम करने के लिए, यानी हमें हमारी वेल्थ को किसी एक ही जगह स्टोर ना करते हुए उसे अलग अलग जगह स्टोर करना चाहिए। इससे अगर एक सोर्स बंद भी हो जाए तो आपको उतना लॉस नहीं होगा। मगर ये बात जितनी सुनने में आसान लगती है उतनी आसान भी नहीं है। कई लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हुए बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं जिससे उनके रिटर्न्स पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो सारी मिस्टेक्स क्या है, उन्हें कैसे अवॉइड किया जा सकता है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। डाइवर्सिफिकेशन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और उनके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पर। जैसे कि एक रिटायरमेंट के नज़दीक पहुंचा हुआ व्यक्ति ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क नहीं ले पाएगा क्योंकि जल्दी उनका एक्टिव इनकम सोर्स स्टेबल या बंद होने वाला होता है। वही एक यंगस्टर की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि हाल ही में उन्होंने अर्न करना शुरू किया होता है और रिटायरमेंट तक यानी कई सालों तक उनकी एक्टिव अर्निंग होनी बाकी होती है। तो थोड़ी सेविंग लॉस होने से उनकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी क्योंकि वो अपनी एक्टिव इनकम से उसे रिकवर कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन को हम अलग अलग लेवल्स पर कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट लेवल है एक एसेट क्लास को चुनना। सारे एसेट क्लास का रिस्क रिवॉर्ड रेशो अलग अलग होता है और जैसे कि हमने जाना कि हर एक की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो उसी के हिसाब से हमें एसेट क्लास को चुनना चाहिए और उन्हें उतनी वेटेज देनी चाहिए। अब इस वीडियो में हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट के डाइवर्सिफिकेशन पर। इक्विटी डाइवर्सिफिकेशन का पहला लेवल होता है इंडस्ट्री, यानी हमें अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि कई बार किसी एक सेक्टर में रिसेशन आता है। जैसे कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने पर एविएशन सेक्टर में रिसेशन आता है और ऐसे वक्त में अगर आपके पोर्टफोलियो में सारी एविएशन सेक्टर की कंपनीज होंगी तो आपके पोर्टफोलियो का क्रैश लैंडिंग होना तय है। अगला डाइवर्सिफिकेशन का लेवल है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनीज की 3 कैटेगरीज आती है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। इन्वेस्टर्स का ये मानना होता है कि जितना ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना कम रिस्क और जितना कम मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना ज़्यादा रिस्क। स्टॉक मार्केट का पास्ट डेटा अगर आप देखो तो ये बात कई हद तक प्रूव भी हो चुकी है। जब मार्केट में रिसेशन आता है तो सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनीज ही गिरती है और जब मार्केट में बुल रन आता है तो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स भी स्मॉल कैप कंपनीज ही देती है। इसलिए लोग कुछ स्मॉल कैप, कुछ मिड कैप और कुछ लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं। मगर ध्यान रहे, मार्केट कैपिटल वाइज डाइवर्सिफिकेशन करते वक्त भी हमें अलग अलग सेक्टर की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन ये टेक्निक जितना आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकती है उतना ही आपके पोर्टफोलियो को डैमेज भी कर सकती है। कई बार लोग डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई कर देते हैं। वो इतने सारे शेयर्स जैसे कि 100 कंपनीज, 150 कंपनीज या उससे भी ज़्यादा कंपनीज का पोर्टफोलियो बना देते हैं। इससे 2 प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। एक प्रॉब्लम तो ये कि हमारा ह्यूमन ब्रेन इतनी सारी कंपनीज की स्टोरी समझकर उन्हें एनालाइज करके उसे ट्रैक नहीं कर सकता और इतनी कंपनीज होने से आपके पोर्टफोलियो में लगभग हर सेक्टर से कंपनीज आ जाती है। इससे आपका पोर्टफोलियो भी एवरेज मार्केट रिटर्न्स देने लगता है,
जिससे आप मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। दूसरा प्रॉब्लम ये कि अगर आप किसी एक कंपनी को अच्छे से एनालाइज करके उसे सिलेक्ट भी कर लेते हो तो भी आप उसे अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा वेटेज नहीं दे पाओगे, और अगर वो कंपनी 10 गुना भी हो जाए तो भी आपके पोर्टफोलियो में वो सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करती है, जिससे आपके रिटर्न्स सिर्फ 10% होंगे। इससे आपके पूरी रिसर्च के एफर्ट को भी सही रिवॉर्ड नहीं मिलता और आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी खो देते हो। इसके अपोजिट कई बड़े बिजनेसमैन का पोर्टफोलियो सिंगल स्टॉक कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जैसे कि जेफ बेजोस के पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा अमेजोन के शेयर्स का ही है। उसी तरह बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट में, इलॉन मस्क का टेस्ला में और मुकेश अंबानी जी का रिलायंस इंडस्ट्रीज में है। देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ एक ही स्टॉक से इतनी वेल्थ जनरेट की है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का भी अपना एक एडवांटेज है। नो डाउट ये सारे उन कंपनीज के फाउंडर या प्रमोटर्स हैं, तो उन्हें ही उन कंपनीज की सबसे ज़्यादा जानकारी होगी। मगर एक रिटेल इन्वेस्टर ने भी किसी एक ही कंपनी में इन्वेस्ट किया हो और वो कंपनी 100 गुना हो जाए तो भी इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। मगर यहाँ जितना रिवॉर्ड है उतना ही ज़्यादा रिस्क भी है। जस्ट लाइक हेड्स यू विन और टेल्स यू विल लूज एवरीथिंग। तो क्या ऐसे रिस्क एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए सही होगी? बिल्कुल नहीं। अब आखिर एक रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितनी कंपनीज होनी चाहिए? 2, 5, 50 या 100? आखिर कितनी? अब इसका कोई प्रिसाइज आंसर नहीं हो सकता। आपके पोर्टफोलियो में आपको उतनी ही कंपनीज रखनी चाहिए जिन्हें आप अच्छे से एनालाइज कर पाओ और उन्हें अच्छे से ट्रैक भी कर सको। जैसे कि मैं 9 से 10 कंपनीज को एनालाइज कर पाती हूँ, कई लोग 20 से 25 कंपनीज को एनालाइज कर पाते हैं, तो कई लोग 4 से 5 कंपनीज को ही एनालाइज कर पाते हैं। तो हर एक के लिए ये नंबर अलग अलग होता है। ये अप्रोच वॉरेन बफेट जी ने अपनी पूरी वेल्थ जर्नी में इस्तेमाल किया है। फिलहाल वो कई कंपनीज में इन्वेस्टेड है। उन्होंने पूरी लाइफ में उन्हीं कंपनीज को ज़्यादा वेटेज दिया जिनके बिजनेसेस को वो समझ पाते हैं, जैसे कि गाइको, कोका कोला, BNSF, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका एक्सेट्रा। वहीं कई कंपनीज को उन्होंने 0.2, 0.5 ऐसे नेग्लिजिबल वेटेज दी है, क्योंकि उन कंपनीज पर उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने में थोड़ी हेल्प होगी। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।